हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, ये है एस्टेट टीजीटी पीजीटी के मॉडल टेस्ट पेपर और ये मॉडल टेस्ट पेपर आपकी परीक्षा को देखकर बनाए गए हैं। ये पिछली परीक्षाओं में यानी कहने का अभिप्राय ये किसी भी सन में आए हुए नहीं हैं और लेकिन ये एक प्रश्न को जोड़कर बनाए गए, यानी एक प्रश्न जो आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, लेकिन ये पूरा प्रश्न पत्र एक जैसे 2020-21 में ऐसे आया हुआ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये अनुमानित आधार पर बनाए गए कि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ये टीजीटी में या पीजीटी दोनों में आ सकते हैं। तो दोनों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, पाणिनि शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने की कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर काल, स्वर-स्थान, संवाद, नाद, स्वर स्थान, काल, प्राण, सुर, स्वर काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण, अनुदात। और इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका है स्वर काल, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। यानी कि जब किसी भी शब्द या वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें काल यानी उसमें किस स्थान से बोला जाता है। जैसे आप है को लीजिए, जैसे जीभ से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, प्रयत्न उसमें कितनी वायु प्राण बाहर निकलते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ देखिए लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है। लोई के की अक प्रत्यय, ऐसा आप सभी जानते हैं। शब्द के अंत में लगने वाले नहीं, शब्द के अंत में लगने वाले जो अवयव होते हैं वो प्रत्यय होते हैं। शब्द के पीछे ऐसा याद कर सकते हो आप, यानी शब्द के प्रत्यय से पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, ठीक है, पीछे। तो इसमें लोक प्लस इक, लौकिक में इसमें इक प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाषा बोली ने जाने जाके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? तुलसीदास का है, केशवदास का है, विद्यापति का है, जायसी का है। इसमें 93 का आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केशवदास का है। भाषा बोली ने जाने जाके कुल के दास, ये कथन किसका है? केशवदास का। तो ये उक्तियां हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। मैं केशवदास के बारे में बात कर लेती हूँ। इसमें बार बार एक परीक्षा में प्रश्न आता है, कठिन काव्य का प्रेत्य किसे कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कई बार ये भी प्रश्न कंफ्यूज हो जाते हैं अभ्यर्थी कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन गद्य का, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गद्य पूछा जाए तो अज्ञे आएगा, और दोनों को ही रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे, और दोनों को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। कैसे काव्य कैसे केशवदास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदूवार, ये कथन किसका है? रसखान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर ये पूछ लिया जाए ये किसके बारे में कहा गया है, तो इसका उत्तर रसखान रहेगा। यानी रसखान के बारे में कहा गया है। तो एक बात समझिए, रसखान थे, इनका धर्म क्या था? मुस्लिम थे, मुस्लिम धर्म था। लेकिन मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने सूरदास की, यानी माफ़ कीजिए, श्री कृष्ण की भक्ति की है, श्री कृष्ण की। यानी ये मुस्लिम थे फिर भी श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। कौन? रसखान। तो इसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र इसलिए कहा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि भावप्रवण होते हैं, कवि बहुत विचारशील होते हैं, कवि कल्पनाशील होते हैं। तो 95 का रहेगा डी, यानी कवि अपनी कल्पना के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। जहाँ पर रवि यानी सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता, वहाँ कवि की कल्पना जा सकती है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है, तार सप्तक है, प्रतीक है, नए पत्ते हैं, नए कविता है। तो तार सप्तक इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में 4 तार सप्तक हैं और चारों के ही प्रवर्तक अज्ञे हैं।
हिंदी में 4, जिसमें प्रथम तार सप्तक को सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है, प्रथम उसमें नहीं लगेगा। ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे। बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, कन्हैयालाल ओझा है, कन्हैयालाल माणिक लाल मुंशी है, सोहनलाल द्विवेदी है। तो 97 का आपका उत्तर रहेगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। घनानंद रीति काव्य के किस धारा के कवि है? रीतिबद्ध है, रीतिमुक्त है, रीतिसिद्ध है। ऐसा आप सभी जानते हैं कि रीति काल को 3 धाराओं में बांटा गया है। कितनी धाराओं में? 3 धाराओं में बांटा गया है। किसने बांटा है? आचार्य विश्वनाथ ने बांटा है। आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों आपके सामने है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में केशवदास देव आदि आचार्य आते हैं, और रीतिसिद्ध में आते हैं आपके बिहारी, और रीतिमुक्त में आते हैं घनानंद, आलम, बोधा। ठीक है, तो वैसे इसका उत्तर हो जाएगा, रीतिमुक्त में घनानंद है, आलम है, बोधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारी, वाजपेयी। तो इसका आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रामविलास शर्मा। उद्धव शतक के लेखक हैं रत्नाकर है, नंददास है, सूरदास है, शिवाराम है। तो इसका नाम उपनाम लिया गया, इसका पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। और इनका उपनाम जक्की, ये जक्की नाम से भी जाने जाते हैं, जक्की नाम से ये उर्दू में लिखते थे, जक्की। देखो भाई, उपनाम की वीडियो मैंने करवा रखी है, जिस अभ्यर्थी ने नहीं देखी है वो सर्च करेंगे सक्सेस इन हिंदी अकेडमी अंजना कुमारी। ठीक है, तो आपके सामने उपनाम की वीडियो आ जाएगी, और एक प्रश्न हर बार उपनाम से पूछा ही जाता है, इसको आप जरूर याद करके जाएंगे। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो। ठीक है, इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रस खान, बिहारी, घनानंद, आलम। तो 101 का आपका उत्तर रहेगा सी, घनानंद। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, और बोधा की प्रेमिका का नाम था सुभान। क्या था? सुभान। बोधा की प्रेमिका का नाम था सुभान, और घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है असंभव नहीं होगा? असंभव नहीं होगा मतलब, तो ये प्रश्न ध्यान से समझिए, शायद आपको गलत भी लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल बारीकी अंतर ध्यान से समझेंगे। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। हालांकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो वो भी मतलब असंभव तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत है। ठीक है, इसमें आप गलती कर सकते हो या कन्फ्यूज पक्का होगे। देखो, इसका उत्तर बता देती हूँ, चांद पर थूकना। अब आपके मन में सवाल होगा कि चांद पर कैसे थूका जाता है। देखो भाई, चांद पर हमारा देश और हमारे विश्व के बहुत से लोग चांद पर जा चुके हैं। ठीक है, ये बात अलग है कि हम नहीं गए हैं, और आम जनजीवन का जाना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब आम जनजीवन वहाँ नहीं जा सकता है, ये मुश्किल है। तो ऐसे, लेकिन कोई ना कोई गया है तो वो तो चांद पर थूक सकता है। ठीक है, लेकिन खरगोश के सींग निकला, आपने खरगोश के सींग नहीं देखे होंगे। पानी में से घी नहीं निकल सकता है, क्योंकि वो तो पानी है, घी कहाँ से आएगा। बालू में से तेल। तो ये तीनों असंभव है, लेकिन ये असंभव नहीं है, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार की निरंतर क्लासें आपको मिलती रहेंगी। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है मछलीषण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशवदास। 103 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निराला, पंचवटी प्रसंग के। और निराला की सरोज समर्ति जो कविता है उन्होंने अपनी बेटी की याद में लिखी थी, ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत है, ये भी आप याद रखेंगे। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। देखो, जो धातु के अंत में लगते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जो क्रिया है धातु के अंत में। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो पांडव में क्या है? तद्धित प्रत्यय है। वृत्री में कौन सा महाकाव्य नहीं है? मतलब जो वृत्री जो बहुत बड़ा हो, कीर्तार्जुन, शिशुपाल, ये सारे
वृत्ति में आते हैं, लेकिन कुमार संभव वृत्ति में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूत, अभिज्ञानशाकुंतलम, मतलब 10 कुमार चरित्र की कालिदास की नहीं है, तो ये किसकी है? ये दंडी की रचना है। 10 कुमार दैसे दंडी याद रखेंगे। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था? भारत भारती सम्मान से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, सरस्वती सम्मान से, व्यास सम्मान से। तो 107 का आपका उत्तर रहेगा ए, भारत भारती सम्मान से 1997 में जगदीश गुप्त को सम्मानित किया गया था। देखिए भाई, मैं उत्तर बताऊं इससे पहले आप अपने निशान लगा लिया करो, ताकि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सको कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितनी बाकी है। ठीक है, इससे आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा कि हमारी इतनी तैयारी हो चुकी है, इतनी बाकी है। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, तो वो अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना अभ्यास करें। जिनका नहीं हुआ है वो टाइम लगाकर अब साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहें, अभ्यास प्रश्न पत्र भी करें और अपने सिलेबस को भी निश्चित समय में पूरा करने की कोशिश करें। जिहि सुमिरित विधि होई, गेनाय गिरिवर बदन, ग्रव अनुग्रह सोई, बुद्धि सुशी सुगन सदन में छंद पूछा गया है, तो दोहा का उल्टा होता है सोटा। तो एक बार दोहा के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। विषम चरण में होती है पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, सम में होती है दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। ठीक है, तो अब सोरठा की मैं बारे में बात कर लेती हूँ। सोरठा इसका बिल्कुल जैसे पहले और तीसरे में होंगी 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में होंगी 13 मात्राएं। तो इस प्रकार से ये रूल फॉलो करते हुए सोरठा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद की अंतिम कहानी ईद का कफन ठाकुर का कुआं, तो इसमें देखो भाई, किसी भी इंसान को अंतिम समय में क्या चाहिए? कफन चाहिए। लेकिन ये भी एक विधि का विधान था कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन ही रही है। मतलब कि उन्हें एक तरह से ये आभास सा हो गया था कि हमारे अंतिम क्षण में हमें कफन की आवश्यकता पड़ती है और किसी चीज़ की नहीं है। तो वैसे आप ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हो। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन, यानी इंसान को अंतिम समय में कफन की आवश्यकता होती है। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछे जाए प्रेमचंद की कितनी कहानियाँ थी, तो 300 से ज़्यादा इनकी कहानियाँ थी। भक्ति विवेक निम्न में किसकी रचना है? मल्लुक दास की रचना है भक्ति विवेक। याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में आता है। डॉक्टर नामक कृति की विधा है, नाटक है, प्रश्न है, कहानी है, गीत। देखो, जब हम बचपन में स्कूल में थे तो हम नाटक में क्या है, कभी डॉक्टर बनते थे, कभी टीचर बनते थे, कभी डीओ बनते थे। तो ये ऐसे हमारी बहुत सी भूमिकाएं होती थी। तो डॉक्टर बनने का क्या कर रहे हैं? नाटक कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो की किस कवि की रचना है? तो ये सभी को आता है, चंद्र बरदाई की। लेकिन कुछ आपको बातें बता देती हूँ कि ये प्रश्न बार बार में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी का प्रथम महाकवि पूछा जाए तो ये आएंगे आपके चंद्र बरदाई। और ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि हिंदी का प्रथम महाकवि पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम महाकवि, जब महाकाव्य लिखने वाले कोई महाकवि कहते हैं तो चंद्र बरदाई रहेंगे। ठीक है, सामयिक की वार्ता के संपादक है किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट, नीलाभ। तो 113 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। सामयिकी वार्ता पत्रिका के लेखक हैं, संपादक हैं नीलाभ। 113 का रहेगा डी। अब बढ़ते हैं 114 की तरफ। देखो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी के ही प्रश्न लेकर आइए मैम, तो एनसीईआरटी के। अगर आप चाहते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर ही ठीक है, तो मैं मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आऊँगी। आपकी इच्छा क्या है? अपनी इच्छा और अपनी राय अवश्य दें। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राहुल, व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो आपके मन में पक्का सवाल होगा, जिसने नहीं पढ़ा है उसका वो तो इसका सी ही उत्तर लगाएगा, मुझे पता है, क्योंकि जिसने पढ़ रखा है वो बी लगाएगा। आप देखो, व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, लेकिन वर्ण रत्नाकर ज्योतिषी ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर क्या है? ज्योतिषी ग्रंथ है। अब जिसने वो अनुमान लगाएगा वो तो सोचेगा व्याकरण में क्या होते हैं? वर्ण है, तो सी इसका उत्तर होगा। लेकिन इसमें ज्योतिषी का वर्णन है। व्याकरण का वर्णन उक्ति व्यक्ति प्रकरण में है।
देखिए थोड़ा सा हो जाता कई बार ऊपर नीचे, थोड़ा सा आप तहरीर बना कर रखेंगे। प्रश्न नंबर 115 है, ये मिलान वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न का आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आपको एक आ रहा है तो भी आप ठीक कर सकते हैं। वैसे एक प्रश्न के साथ आप 4 प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। देखिए, लाल टीन की छत है, इसमें निर्मल वर्मा की। आपका बंटी है मन्नू भंडारी की। जुगलबंदी है गिरिराज किशोर की। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियवंदा की। एक बार फिर से सुन लीजिए, लाल टीन की छत है निर्मल वर्मा, आपका बंटी है मन्नू भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रियंदा। तो इस प्रकार 115 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आप मिलाकर देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 116 की तरफ। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, पूजन। तो इसमें 116 का रहेगा आपका ए। वैसे ही पूजनीय देखा जाए तो पूजनीय सुदैश से होता है, लेकिन इसमें आधा दिया है, लेकिन यहाँ शुद्ध शुद्ध नहीं पूछा गया है, सिर्फ यही वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो भाई, जो जो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि ये परीक्षा में इन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको तो आप पक्का याद कर लेंगे। निम्नलिखित कृत्य में कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है? शिशुपाल वध, कुमार संभव, कीर्ता जूनियम, नैषधीयचरित। तो 117 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये भारवी द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से ग्रंथ के रचयिता रामविलास शर्मा है। हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महत्या साधना, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे आप सभी जानते हैं कि रामविलास शर्मा मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्सवाद का मतलब है कि जो समाज में समानता है, जिसमें ना कोई शोषक है, ना कोई शोषण है, ना अमीरी गरीबी है और कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, सबको समानता की दृष्टि से देखना मार्क्सवाद ही का नियम है। और ये क्या रामविलास शर्मा चाहते थे कि ऐसा हमारा समाज हो जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। तो वैसे तो सारे ही बालकृष्ण शर्मा नवीन के हैं, लेकिन कुमकुम इनका सर्वप्रथम है, याद रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। डॉक्टर गिरियसन कृत्य मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकुमार शर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो इसका रहेगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। तो यहाँ आप कंफ्यूज ना रहें, कई बार किशोरीलाल वाजपेयी भी दिया होता है, तो दोनों ही लेखक अलग अलग हैं। एक किशोरीलाल गुप्त है, एक किशोरीलाल वाजपेयी है। तो आपको वाजपेयी नहीं करना है, आपको गुप्त करना है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प का चयन करना है। वाक्य युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि है। तो ये देखें, अशिष्टता, भ्रष्टाचार, दुराचार, राजनीति। तो 121 का उत्तर रहेगा बी, भ्रष्टाचार। 122 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह यज्ञ का नहीं है? हरिघास क्षणभर ये यज्ञ का है। हरि करुणामय परमय ये सीढ़ियों पर धूप में ये यज्ञ का नहीं है। तो फिर किसका है? ये है रघुवीर सहाय का, रघुवीर सहाय का। उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थता, अनेकार्थता, स्वार्थता, अर्थनिरपेक्ष। 123 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थनिरपेक्षता। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, कितने भागों में है? तो देखो, कबीर की वाणी का संग्रह 3 भागों में है, ये बता देती हूँ मैं। इसमें सबसे पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है शब्द, शब्द में पूरा व आएगा, और तीसरा है रेमनी, साखी शब्द रेमनी। तो याद रखेंगे, साखी शब्द रेमनी, इसके 3 भाग हैं। आदिकाल अमीर खुसरो, भक्ति काल के रहेंगे आपके जाय सिंह, रीतिकाल के रहेंगे आपके आलम, और आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 125 का उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एक बार आप खुद भी मिला के देख लेना, ठीक है।
सुखद खात्म कोर्स कहने वाले आचार्य भरतमुनि, आचार्य गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ आनंदवर्धन। 126 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र गुणचंद्र। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ये महादेव वर्मा, यशपाल की, नागार्जुन, यशवंत राय बच्चन की। तो ये यशपाल की है। आत्मकथा और जीवनी भी आप तैयार कर लेंगे, उससे भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आत्मकथा जीवनी से एक प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पूछी गई है कि कितने भागों में, कई बार ये प्रश्न आया, तो ये 4 भागों में, जिसमें आपके हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार, बसेरे 10 द्वार से सोपान तक। इस प्रकार से इसकी 4 भागों में आत्मकथा है। शुद्ध वर्तनी है मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी। जहाँ रुकने की आवश्यकता होगी वो रुकूंगी, बाकी जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्यों टाइम खराब किया। कौन सा निबंधकार भारतेंदु का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। 129 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिए, भारतेंदु युग के कवि लेखक हर बार पूछे जाते हैं, और आपको याद हो या ना हो, लेकिन आप भारतेंदु युग को जरूर याद कर लेंगे। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा, क्योंकि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। सूफी प्रेमाखंड रचनाओं की भाषा क्या है? सूफी प्रेमाखंड रचनाओं की भाषा है अवधी। क्या भाषा है? अवधी। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है रूपकों का बादशाह किसको? तुलसीदास को। छप्पे में होते हैं, तो इसमें 132 का आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम चरण 2 चरण उलाला के होते हैं। 132 का रहेगा आपका ए। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां को क्या कहा है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट। तो 133 का आपका रहेगा बी, विश्लिष्ट। मुद्रा राक्षस नाटक रचयिता के हैं, तो इसमें आपका रहेगा 34 विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक लिखा था विशाख दत्त ने, इसके लेखक हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं है उसे क्या कहा कहते हैं? देशज शब्द। भाई जो अपने देश यानी अपने देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र में ही उत्पन्न होते हैं, जैसे देखा उन्हें, लुटिया है, पगड़ी है, एक खचाखच शब्द होता है। खचाखच हिंदी में कोई शब्द नहीं होता, ये देशज शब्द है। और देश से उत्पन्न होकर कुछ शब्द ऐसे हों, जैसे हिंदी में भरमार उर्दू भी के शब्द लिए जाते हैं, फारसी के भी लिए जाते हैं, अरबी के भी, संस्कृत के भी, देशज शब्द भी लिए जाते हैं, अंग्रेजी के भी लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने मम्मी हमने हिंदी में पढ़ा है, तो देशज शब्द है ये खचाखच, ठीक है। और इन जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता इनका पता नहीं होता, देश में अपने आप ही उत्पन्न हो जाते हैं। तत्सम शब्द संस्कृत के होते हैं, और जो संस्कृत में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके यानी हिंदी में आ गए वो तद्भव शब्द होते हैं। और संकर शब्द होते हैं 2 भाषाओं के, जैसे रेलगाड़ी है, टिकट घर है, तो ये 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं, तो ये क्या है? संकर शब्द है। वामाकुलषाद में वाम शब्द का प्राय 136 का आपका रहेगा बी, विपरीत आचरण वाली स्त्री। आचार्य भरतमुनि के अनुसार गुण कितने होते हैं? आचार्य भरतमुनि के अनुसार गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर दोष पूछ लिया जाए तो दोष भी आपके 10 ही होंगे, 10 गुण 10 दोष। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो भाई, किसी प्रश्न में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। मुकुट शब्द निम्न में से किस कोटि का है? तो मुकुट शब्द है इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, तत्सम शब्द है। कौन शाश्वत शब्द का विलोम है? शाश्वत का विलोम 139 का रहेगा क्षणिक। मतलब शाश्वत जो है अंतकाल तो यानी लंबे समय तक चलता है, और क्षणिक जो पल भर में नष्ट होता है यानी थोड़ी देर के लिए चलता है यानी बाद में नष्ट हो जाता है। तो 140 की प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें, तब तक के लिए आप तब तक पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, निरंतर क्लास आपको मिलती रहेगी। और नेक्स्ट अगली क्लास आप एनसीईआरटी से चाहते हो, एनसीईआरटी के एमसीक्यू को तरीका मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एफ फ्रैंक, ई.के. मैक्स मुलर, जॉन अब्राहम ग्रीशन, रामचंद्र शुक्ल। 140 का रहेगा फ्रैंक ई.के. कठगुलाब किसकी रचना है? तो कठगुलाब आपकी रहेगी मर्दुला गर्ग की, कठगुलाब मर्दुला गर्ग की रचना है। वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं। 142 का रहेगा आपका आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरवधू। इनका मिलान करना है, 143 का मिलान करने के बाद इसका आएगा
तो भाई ये ओरस और जारज आपस में मिलान होंगे, बाकी का मिलान नहीं है। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कल्हण की है राजतरंगिणी पुस्तक। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत का प्रकाशित किया 1829 में हुआ था, राजा राममोहन ने किया था और ये बनारस से प्रकाशित होता था। निम्नलिखित में से कौन सी लंबी कविता रचिता मुक्तिबोध है? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो राम की शक्ति पूजा तो किसकी रचना है? निराला की है, ठीक है। असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञे की है। तो इसका रहेगा मुक्तिबोध की लंबी कविता है अंधेरे में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, तो यहाँ संपादक नहीं पूछा गया, संस्थापक यानी शुरुआत किसने की थी ये पूछा गया, तो कंफ्यूज ना रहे। अब वर्तमान में जो अंतिम है वो राजेंद्र यादव है, लेकिन इसके प्रथम कौन थे? प्रेमचंद्र। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। संस्थापक और संपादक में अंतर समझे। संस्थापक वो होता है जिस चीज़ की नींव रखी जाती है, तो हंस पत्रिका की नींव किसने रखी? प्रेमचंद ने। हिंदी खड़ी बोली की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, शोरशनी, पैशाची। 148 का आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? शोरशनी से विकसित हुई है। ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली 149 का रहेगा आपका ए। बुंदेली है ग्वालियर की बोली। या लकुटी अरु कमरिया पर ताजू तीऊ तुझको तजी डारो उपयुक्त छंद है, तो ये आपके 150 का ऑप्शन नंबर बी सवैया छंद है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ कहने को तो 160 प्रश्न पूरे होते हैं, नहीं माफ़ कीजिए 60 प्रश्न पूरे होते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मैंने बताने की कोशिश की है। और अगर निरंतर क्लास चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगली वीडियो आप एनसीईआरटी से चाहते हो या फिर ये है कि आप इस मॉडल टेस्ट पेपर ही निरंतर चाहते हो, तो आपकी राय जरूर लिखें, आपके सुझाव लिखें, आपकी इच्छा जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।